बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 17 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस वीडियो श्रृंखला की बात करें तो ये आपके बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो श्रृंखला को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने दिया था आपको और आपको बतला था कि भारत अन्य 2 देशों के साथ 5वें स्थान पर है, यानी कि 5वें स्थान पर कुल मिला के 3 देश थे। अब ये 3 देश में एक तो भारत है, दूसरा अन्य 2 जो है ये कौन है, इसकी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी खास करके आप रेगुलर करें। इससे फायदा ये होता है कि जो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां 18 व 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए 18 व 19 मार्च 2023 को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा। तो ऐसे में इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका आयोजन होगा बिहार के भागलपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें आप नोट करेंगे कि 18 व 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन भागलपुर बिहार में किया जाएगा और इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जो महोत्सव आयोजित होता है विक्रमशिला महोत्सव, तो इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है विक्रमशिला की, तो ऐसे में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार के भागलपुर में स्थापित था, ऐसे में इस टॉपिक से संबंधित कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर शामिल किया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र या फिर विश्वविद्यालय था और आपको इस बात का ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल वंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अन्य देशों से मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र आया करते थे। ये प्राचीन समय का दोनों जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों बिहार में था और दोनों शिक्षा का एक अहम केंद्र हुआ करता था। और इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले के अंतिचक गांव वही है जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं या फिर बने हैं पहले भी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी प्राचीन काल में, ये 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, मान्यता है कि बख्तियार खिलजी जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी था, इन्होंने 1193 में इसे नष्ट कर दिया था। जिस प्रकार से अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी ये कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने ही इसे नष्ट किया था, उसी प्रकार से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी इतिहासकारों ने लिखा है कि इसे 1193 के आसपास में इसे बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। तो ये चीज़ें भी यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर भागलपुर की, तो भागलपुर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि भागलपुर बिहार के 9 प्रमंडलों में से एक है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9 और भागलपुर भी उसमें से एक प्रमंडल है और सबसे छोटा प्रमंडल जो है ये भागलपुर प्रमंडल ही है। और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या 2 है, एक तो है बांका और दूसरा है भागलपुर। तो कुल मिला के सबसे छोटा प्रमंडल बिहार का है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें 2 जिले हैं बांका और भागलपुर। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है, बिहार का दूसरा रोपवे कहाँ पर है। आप लोग सभी जानते हैं, हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार का पहला रोपवे नालंदा जिले के राजगीर में है, जबकि दूसरे रोपवे की बात करें तो ये बांका के मंदार में है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। संबंधित चीजें अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो एग्जाम के समय में रिवीजन करना आपके लिए आसान होगा और चीजों को अच्छी तरीके से भी प्रिपेयर आप कर पाएंगे। चलते हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत कब से होगी। तो जो घोषणा हुई है, इस घोषणा के आधार पर बिहार में जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होगी 15 अप्रैल 2023 से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर हम जनगणना की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में
और तभी से लेकर के प्रत्येक 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती रही है। और ऐसे में कुछ पॉइंट ये भी है जो कि आपको ध्यान रखना है कि यह जनगणना WC प्लोडेन के नेतृत्व में हुआ था, जो कि उस समय भारत के जनगणना आयुक्त थे। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, इस तरह से डीप में जाके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं हाल ही के दिनों में हमने देखा है। तो इस तरह से भी चीज़ों को एकदम से डीप में जाकर के आप नोट कर सकते हैं, चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो पहली जनगणना हुई थी 1881 में और उस समय WC प्लोडेन जो कि भारत के जनगणना आयुक्त थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये जनगणना हुई थी और तभी से ये नियम बना कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होनी है। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई थी कब, तो 1951 में पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत के इतिहास में। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और जनगणना पहली बार हुई थी 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जातीय जनगणना से संबंधित कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तब भी जातीय आधारित रिपोर्ट तैयार हुई थी। हालांकि इसे जारी नहीं किया गया था, पब्लिकली इसे अनाउंस नहीं किया गया था या फिर जारी नहीं किया गया था। लेकिन वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में 7 जनवरी 2023 से जनगणना शुरू हुए बिहार में। जातीय जनगणना के बारे में यहाँ पे कही जा रही है, आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। जातीय जनगणना के बारे में यहाँ पे लिखा गया कि 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना बिहार में शुरू हुई है। हालांकि बिहार से पहले, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में जातीय जनगणना हो चुकी है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये भी दे दूं कि जब तक 2021 वाला जो जनगणना है जो कि पेंडिंग है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, 2021 में होना था लेकिन कोरोना संक्रमण से इसमें देरी हुई है। तो नवीनतम जो डेटा है अब तक का ये 2011 वाला ही है। तो आने वाले समय में 2011 वाले जनगणना से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि आप बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो जातीय जनगणना जो हो रही है अगर इसका डेटा सामने आता है तो यहाँ से भी प्रश्न निश्चित तौर पर बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 वाला जनगणना जब तक नहीं हो जाता, 2011 का जनगणना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनने की यहाँ से प्रबल संभावना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक 17 और 18 मार्च को निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया जाना है। ऐसे में संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको नोट करना है कि SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक 17 और 18 मार्च 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। हालांकि आपको ध्यान रखना है वाराणसी के बारे में SCO के दृष्टिकोण से एक पॉइंट हमने आपको शायद 2021 में बताया था। ये जानकारी आपको याद होगा कि काशी वाराणसी यानी काशी को ही वाराणसी भी कहा जाता है, नया नाम है वाराणसी। तो वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था। ये जानकारी आपको याद होगा, हमने आपको इसी डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के अंतर्गत बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। काशी अर्थात वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों या फिर चेयरपर्सनों की 18वीं बैठक नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 10 से 11 मार्च 2023 तक हुई है। ये जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। और वहीं पे हम अगले पॉइंट में बात करें DY चंद्रचूड़ की, तो आपको ध्यान रखना इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें व वर्तमान अर्थात मौजूदा मुख्य न्यायाधीश है। ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने आपको जानकारी दिया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस थे और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार जब हुआ है कि पिता के बाद अब बेटा जो है उनका मुख्य न्यायाधीश है भारत के, ऐसा पहली बार हुआ है। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जबकि वहीं पे हम बात करें 49वें मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि DY चंद्रचूड़ से पहले भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो UU ललित अर्थात उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे BPSC एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो जो आपका 69वीं BPSC एग्जाम सितंबर 2023 में प्रस्तावित है, इस एग्जाम को लेकर के जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ BPSC मेकर ऐप पर, आप घर बैठे इस टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन कर सकते हैं। ये आपके लिए हिंदी भाषा में ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है। साथ ही साथ आप इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे, जहां पर आपको सारे प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। इसकी शुरुआत हो रही है 26 मार्च 2023 से, तो आप लोग इसमें ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी का सही तरीके से आंकलन होगा। ये आपकी इस BPSC वाले कोर्स के अंतर्गत समाहित है।
है, इस कोर्स को अगर आप परचेज करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपका इसी में इंक्लूड रहेगा। अगर हम बात करें सिलेबस आधारित नोट्स की, जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा, बिहार जीके होगा, भूगोल का नोट्स आपको मिलेगा, भारतीय इतिहास का आपको नोट्स मिलेगा और भी कई सारे सिलेबस आधारित नोट्स हैं जो कि इसमें सम्मिलित हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो ऑफर का लाभ उठा के जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। निसंदेह ये आपकी 69वीं यूपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किस शहर में आयोजित हुआ है? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच जो संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ, जिनका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये अभी आयोजित हुआ है जोधपुर राजस्थान में। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 6 से 13 मार्च 2023 तक जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में आयोजित हुआ है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये द्विपक्षीय अभ्यास है जो भी हाल ही में जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। यह द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ये इसका 13वां संस्करण था। वह भी अगले पॉइंट की बात करें तो दोनों देशों के मध्य यह अभ्यास पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था, नोट कीजिएगा। वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें भारत और सिंगापुर के बीच एक और भी युद्धाभ्यास की, जो कि आपको ध्यान रखना, हालांकि इसकी जानकारी हमने कुछ समय पहले ही आपको दिया था। ये पॉइंट यहाँ पर यह कि पिछले वर्ष 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 29वां संस्करण 2 चरणों में आयोजित हुआ। एक चरण था बंदरगाह चरण, दूसरा था समुद्री चरण। तो ये 2 चरणों में आयोजित हुआ है 26 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य भारत और सिंगापुर के बीच, और ये इसका 29वां संस्करण था। इस तरह के युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो दोनों यहाँ से ध्यान रखिएगा। सिम्बैक्स भी भारत और सिंगापुर से संबंधित है और साथ साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र भी। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें, सिम्बैक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो सिम्बैक्स 1994 में शुरू हुआ था और शुरू में इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न, ये प्रश्न के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निम्नलिखित में से कहां हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 मार्च से नई दिल्ली में शुरू हुआ है, जो कि 31 मार्च 2023 तक चलेगा। नोट कर लीजिएगा, इसका जो आयोजन तिथि है, ये आयोजन तिथि भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 तक इसका आयोजन तिथि है और अभी हाल ही में इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंदिरा गांधी खेल परिसर में इसका उद्घाटन किया है, नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस चैंपियनशिप के लिए MC मैरीकॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। इस प्रतियोगिता के लिए MC मैरीकॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही महिंद्रा को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस प्रतियोगिता का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें 2006 और 2018 के बाद यह तीसरी बार है जब इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हो रहा है। यानी कि हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट की कि भारत को जो इसकी मेजबानी मिली है यह तीसरी बार मिली है। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट ये भी बनता है कि इस तरह से देखें तो भारत IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला, यानी सर्वाधिक मेजबानी करने वाला पहला देश बना है। आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि 3 बार अभी तक किसी भी देश ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी नहीं किया है। भारत सबसे अधिक बार इसकी मेजबानी करने वाला देश बना है, नोट कर लीजिएगा। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। जो नवीनतम रिपोर्ट आई है IBA की, तो इस रिपोर्ट के आधार पर भारत विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन होगा ये संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। तो विकल्प यहाँ पर 3 सही हो रहा है, A, B और C। तो BPSC के दृष्टिकोण से हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर E, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर E यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 23वां फीफा विश्व कप, जो कि आपको ध्यान रखना है, ये जो 2026 में जो आयोजन होगा इसका भी, फीफा विश्व कप का, ये इसका 23वां संस्करण होगा। तो इस लिहाज से हमने यहाँ पर नोट किया है कि 23वां फीफा 2026 विश्व कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट में 48 टीमें भाग लेंगी। इसका जो पिछला संस्करण था, जो कि आपको ध्यान रखना, कतर में ये आयोजित हुआ था, जो कि 22वां संस्करण था, इसमें महज 32 टीमों ने ही भाग लिया था। इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने लिखा है कि पिछले साल फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण का आयोजन कतर में हुआ था, जहां पर 32 टीमों ने भाग लिया था। और फीफा विश्व कप जो कि 22वां संस्करण हुआ था, इसके हम अगर बात करें रिजल्ट की, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि 22वें संस्करण का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया था। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बनने की यहाँ से प्रबल संभावना है। जो फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण जो कतर में आयोजित हुआ, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था। वह फिर अगले पॉइंट में बात करें फीफा और भारत की, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा कि पिछली और एकमात्र बार 1950 में ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप, जो कि ब्राजील की मेजबानी में आयोजित हुआ था, तो 1950 के ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत क्वालिफाई किया था। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, भारत क्वालिफाई कैसे किया था पहली और एकमात्र बार, क्योंकि म्यांमार और फिलीपींस द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया था फीफा से, जिसके बाद भारत इसमें एकमात्र और पहली बार क्वालिफाई किया था फीफा विश्व कप के लिए। अभी तक मतलब दूसरी बार अभी तक भारत इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। 1950 ये डेट याद रखेंगे। इसी तिथि को 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र भी लागू हुआ था। चलते हुए अगले प्रश्न पे, हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वायु प्रदूषण के मामले में कौन से स्थान पर है। तो जो रिपोर्ट आई है, तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत इस मामले में 8वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जो मैं आंकड़े आपको देने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा सभी लोग। तो प्रदूषण की जांच करने वाली स्विस एजेंसी IQAir ने मार्च 2023 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा है। और वहीं पे भारत की 2021 की बात करें तो 2021 में भारत 5वें स्थान पर है। 2022 का जो रिपोर्ट सामने आया, भारत इसमें 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा है, जो कि स्विस एजेंसी IQAir द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसी में ये सारी बातें कही गई। हालांकि कुछ और चीज़ों की यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश वर्ष 2022 में 5 सबसे प्रदूषित देश हैं। यानी कि सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो चाड है, और दूसरे सबसे प्रदूषित देश हैं इराक, उसके बाद तीसरे स्थान पर आते हैं पाकिस्तान। हालांकि सबसे प्रदूषित जो देश है यह है चाड। अगले पॉइंट में हम बात करें, लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, और इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवांडी जिला है। तो कुल मिला के दुनिया के 3 प्रदूषित शहरों की बात करें तो लाहौर दुनिया का सबसे पहला प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पर है होतान, जो कि चीन का एक शहर है, और तीसरे स्थान पर है भारत राजस्थान का भिवांडी जिला। ये भी यहाँ से नोट करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, जिसमें चाड का नदजा मेना सूची में सबसे ऊपर है। अगर हम बात करें राजधानी शहर की जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, तो नई दिल्ली जो है ये भारत का जो राजधानी है ये दूसरे स्थान पर है। वहीं पे चाड की राजधानी नदजा मेना, प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में ये नदजा मेना पहले स्थान पर रहा है। चलते अगले हम 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न के निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन एक दूसरे में दूतावास खोलने पर हाल ही में सहमत हुए हैं। एक दूसरे देशों में दूतावास खोलने के लिए हाल ही में सहमत हुए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान और सऊदी अरब। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के मध्य आयोजित द्वितीय नहीं बल्कि द्विपक्षीय वार्ता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 से समाप्त राजनयिक संबंधों को पुनः बहाल करने हेतु एक समझौता हुआ है। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस समझौते के तहत तेहरान और रियाद में अपने अपने दूतावास फिर से ये दोनों देश खोलेंगे। अब ये मैटर क्या था, जब दोनों देशों के बीच ये मतलब कर सकते हैं एक प्रकार की दरार उत्पन्न हुई और दोनों देश एक दूसरे का दुश्मन बन गए, और ये राजनयिक संबंध जो था इन्हें मतलब पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। तो दरअसल बात यहाँ पर ये हुआ था, इस पॉइंट को समझिएगा कि 2016 में सऊदी अरब में एक जाने माने शिया धर्मगुरु को फांसी दे दी गई थी। तब रियाद स्थित सऊदी दूतावास में ईरानी प्रदर्शनकारियों ने हमले भी किए थे, और इस घटना के परिणाम स्वरूप सऊदी अरब ने ईरान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया था। ये जो घटना घटी थी जिसके बाद ही 2016 में दोनों देशों के बीच दरार उत्पन्न हुई, और तभी से दोनों देशों के बीच कोई भी राजनयिक संबंध बहाल नहीं था। अभी ऐसे में पुनः से मतलब 2023 में
एक मतलब कह सकते हैं दोनों देश मतलब एक दूसरे के देशों में मतलब कह सकते हैं कि दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं और इसी को लेकर अभी हाल ही में ये द्विपक्षीय वार्ता भी आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें विश्व मैप पर ईरान और सऊदी अरब की, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केसरिया रंग की जो स्थिति को दर्शा रहा है ये सऊदी अरब है, और वहीं पे हम बात करें अगर ग्रीन कलर की या फिर हरे रंग की तो ये आपको दर्शा रहा है ईरान को। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें, हालांकि दोनों एक पड़ोसी देश है और पड़ोसी देशों में खींचातानी होती रहती है। उसी प्रकार से जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं ये भारत का कह सकते हैं, ये भारत की स्थिति है विश्व मैप पर, और भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान है वो इस वाले एरिया में है पाकिस्तान। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या है। तो इस सीमा रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, और यह रेखा 17 अगस्त 1947 से लागू है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करता है रेड क्लिफ रेखा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 9वां प्रश्न। तो ये 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। इनसे संबंधित अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि असम के महान अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर असम ने साल भर चलने वाले उत्सव का एक आयोजन किया था, और उनके बारे में निबंध भी आमंत्रित किए थे। यानी कि जो असम के महान अहोम जनरल लाचित बोरफुकन है, इनकी 400वीं जयंती के अवसर पर निबंध की प्रतियोगिता भी आयोजित हुई थी। और ऐसे में दुनिया भर से अगर बात करें निबंध जो मंगाए गए थे, ये दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से कुल मिला के 42,94,350 हस्तलिखित निबंध प्राप्त हुए। और इसके परिणाम स्वरूप ही आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मतलब कर सकते हैं रिकॉर्ड जो बना ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तो आपको ध्यान रखना ये असम के नाम दर्ज हुआ है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात यह है लाचित बोरफुकन आखिर कौन थे। तो आपको ध्यान रखना लाचित बोरफुकन असमिया अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। उन्हें 1671 में सरायघाट की लड़ाई में उनके महान नेतृत्व के लिए जाना जाता है, और इस युद्ध में मुगलों की हार हुई थी। आपको ध्यान रखना असम के अहोम साम्राज्य के ये सेनापति रहे थे। चलते हैं अगले हम 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर होगा नेफो रियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं नेफो रियो। ये भी हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड के NDPP पार्टी के चीफ नेफो रियो हाल ही में 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, और मौजूदा राज्यपाल ला गणेशन ने उन्हें तथा 2 उप मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ये यहाँ से ध्यान रख लीजिए। 11वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरेखा यादव। आपको बता दूं कि सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश यानी कि भारत की पहली महिला लोको पायलट हाल ही में बनी है। अगर हम बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो पहली बार ये 15 फरवरी 2019 को, यानी कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन थे ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। ये तिथि यहाँ से ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले पॉइंट में बात करें, हालांकि इसका निर्माण यानी कि वंदे भारत ट्रेन का जो निर्माण हुआ था ये 2018 को या फिर 2018 में किया गया था, जिसके बाद इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है अब इस ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। और अगला पॉइंट, एक और पॉइंट है कि इसे पूरी तरह से यानी कि यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन है, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक मेक इन इंडिया ट्रेन है। ये चीजें नोट करने लायक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी। तो भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो कि देश में लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट की पहचान करने वाली एक विस्तृत गाइड है। इसके माध्यम से ये बातें पता चलती है कि पिछले कुछ वर्षों में कहाँ पर किस प्रकार के लैंडस्लाइड हुए हैं। और इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि पहली बार वैज्ञानिकों ने देश का लैंडस्लाइड एटलस बनाने हेतु 17 राज्यों
और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 147 जिलों में वर्ष 1998 से वर्ष 2022 के बीच रिकॉर्ड किए गए 80,000 भूस्खलन की घटनाओं के आधार पर जोखिमों का आकलन किया है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना कि एटलस के अनुसार मिजोरम, उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1998 से 2022 तक यानी कि इस अवधि के दौरान भूस्खलन की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। जो सबसे शीर्ष पर है इस एटलस के अनुसार वो है मिजोरम में सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई है। वो तमाम बातों का जिक्र इस लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में किया गया, जो कि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार इसे तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा, संबंधित बातें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारे जितनी भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है वो आप सभी बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। आपको पूछा गया कि बताएं कि इसकी लंबाई कितनी है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।